हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं ऑन डिमांड विच इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन के रेट को किस तरह से चेंज करता है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और कौन सी थ्योरी है जो इसके वर्क को एक्सप्लेन कर रही है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैटलिस्ट होता क्या है। उसकी फंक्शनिंग तो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये कैटलिस्ट होता क्या है। एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे लेकिन खुद वो रिएक्शन में कंज्यूम ना हो, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। और हम जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक्स में, वो अक्सर यही लिखी होती है कि एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली यही लिखा होता है कि कोई सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है उसे हम कैटलिस्ट बोल देते हैं। लेकिन कैटलिस्ट के टाइप्स होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और जो फिनोमिनन है इसे हम बोलते हैं कैटालिसिस, कि रिएक्शन के रेट को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज़ करके उसे कैटालिसिस कहते हैं। और कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड में रिकवर हो जाता है। मतलब अगर हम 2 ग्राम या कितना भी अमाउंट जो है किसी कैटलिस्ट का किसी रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं, तो जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्टेंट तो सेपरेट हो चुका है, वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन जो ये कैटलिस्ट है ये रिएक्शन के एंड में एज इट इज़ रिकवर हो जाता है। मतलब जितना मास इसका रिएक्शन की स्टार्टिंग में होता है उतना ही मास इसका रिएक्शन की एंडिंग में होता है। ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। अब इसके पीछे जो एनर्जी कंसेप्ट है वो क्या है। कैटलिस्ट एक नया ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए। सपोज एक रिएक्शन है जो विदाउट कैटलिस्ट हो रही है, ब्लैक लाइन आपको जो नज़र आ रही है हाईलाइटेड, विदाउट कैटलिस्ट जो एनर्जी बैरियर है वो इतना हाई था। जो दूसरा बैरियर है वो इससे नीचे है, मतलब उसका जो एनर्जी लेवल है वो नीचे है। ये विद कैटलिस्ट है। जो ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है। अब रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो ये यहाँ से ये एनर्जी बैरियर है जो इसे क्रॉस करना है। इसे ही क्रॉस करके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एनर्जी तो इसके पास ऑलरेडी थी, इतनी एनर्जी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। जो ये इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, वो होती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और जो कंप्लीट एनर्जी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो बैरियर था जहाँ तक, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एनर्जी इसके पास थी वो तो है इसके पास मिनिमम, इसकी एनर्जी वो तो इसकी यही है यहाँ तक, लेकिन जो इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे ये यहाँ पे है, विदाउट कैटलिस्ट अगर ये इतना है बैरियर, विद कैटलिस्ट ये एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो, एक स्पीड ब्रेकर है बहुत हाई स्टीप का, मतलब बहुत ऊंचा, और एक उससे कम है, तो हमें किसको क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी होगी? जो ऊंचा है स्पीड ब्रेकर, लेकिन जो छोटा सा है उसे आसानी से हम क्रॉस कर सकते हैं। सेम यहाँ पर ये जो है एनर्जी बैरियर ये बहुत ऊंचा है, इसे क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जब हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया, विद कैटलिस्ट ये बैरियर आ गया नीचे, तो अब जो रिएक्टेंट है उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना पड़ता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ रिएक्शन। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोलिजन्स होनी ज़रूरी है, तभी वो रिएक्शन होगा, पॉसिबल होगा, विजिबल होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और जो कोलिजन्स होती हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट बनता है,
क्योंकि कॉल्यूशंस बहुत सारी होती है, सारी ही कॉल्यूशंस प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं करती, क्योंकि इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स की एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, इसकी ओरिएंटेशन इस तरफ है और इसकी भी इसके सामने है, तो ये कॉल्यूशन इफेक्टिव है। लेकिन अगर एक तो जा रहा है इस तरफ और दूसरा जा रहा है इस तरफ, तो ये कॉल्यूशन इफेक्टिव नहीं होगी। इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कॉल्यूशंस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रिजल्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉल्यूशन। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी एनर्जी से तो कोलाइड करने चाहिए कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएं और नए बॉन्ड्स वहाँ पर बन जाएं। और ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना ज़रूरी है। उसके बाद जो इसमें एनर्जीज इन्वॉल्व हैं वो दो तरह की हैं। एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैंने वैसे उस ग्राफ में क्लियर कर दिया है, पीछे अभी दिखाया था ग्राफ स्लाइड में। अब यहाँ पर मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये होते हैं इस साइड रिएक्टेंट, राइट साइड पे प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी तो ये चाहिए ही चाहिए, इतनी तो चाहिए ही। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको चाहिए। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। हम इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, हमें तो सिर्फ यहाँ पर शो करना है एक्टिवेशन एनर्जी को, हमें रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नहीं बताना है। जो ये टोटल एनर्जी है, द मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस सो दैट द कोलिजन बिटवीन देम रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी, ये पूरी एनर्जी इतनी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होती है। अगर हम इन दोनों का सम लिखें, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस हाफ mv²। यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है। सिंपल है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो टोटल सम होती है एक्टिवेशन एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स की अपने आप है ही, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, वो घूम रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और उनको थोड़ी और एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें तो उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और वो ही एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए सो दैट दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। अब लास्ट में आता है रोल ऑफ कैटलिस्ट, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग हो रही है रिएक्शन में। कैटलिस्ट सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा। जो रिएक्शन विद कैटलिस्ट इतनी हाई एनर्जी पे हो रहा था, अब वो जो विदाउट कैटलिस्ट इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी पे हो रहा था, विद कैटलिस्ट इसका एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा। यानी जो एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा हमें सप्लाई करनी पड़ रही थी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उस बैरियर को क्रॉस कराने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, अब वो बैरियर कम हो गया है। अगर ये बैरियर कम हो रहा है, इट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस करेंगे उसका नंबर होगा बहुत ज़्यादा। देखो इसका एक और एग्जांपल है। अगर ये दीवार इतनी ऊंची है और इस दीवार के इस तरफ 20 लोग हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों मिक्स हैं। अगर दीवार ऊंची होगी वो बच्चे भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे और बूढ़े भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मान लो जो ये 20 है, 20 बंदे, उनमें से 8 तो हैं बच्चे, 8 ही हैं बूढ़े और 4 हैं जवान। वो तो इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, वो तो इजीली यहाँ से चले जाएंगे इस तरफ। अगर हम इस दीवार को छोटा कर दें, फिर बच्चे भी इसको जंप कर सकते हैं। अगर मान लो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, तो बूढ़े तो इस दीवार को क्रॉस कर लेंगे लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम इसको और ज़्यादा छोटा कर दें
तो जो नंबर ऑफ पर्सन जो ये यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सेम यहाँ पर रिएक्शन में है कि अगर हम इस एनर्जी बैरियर को कम कर दें तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस बैरियर को क्रॉस करने वाले वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो उनके बीच में जो कोलिशंस हैं वो भी क्या होंगी, पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होंगी। इफेक्टिव कोलिशंस टेकिंग प्लेस पर सेकेंड ज़्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो ये कोलिशन होती हैं पर सेकेंड इसे हम बोलते हैं कोलिशन फ्रिक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिशंस डिवाइडेड बाय टाइम। 1 सेकेंड में जितनी कोलिशंस हो रही हैं उसे हम बोलते हैं कोलिशन फ्रिक्वेंसी। और ये जितनी ज़्यादा होगी, इसे हम सिंबलाइज करते हैं Z से कोलिशन फ्रिक्वेंसी को, तो जितनी ज़्यादा कोलिशन फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और ये किस तरह से रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। थैंक यू।